पिग होता है, शुअर का थायराइड होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, बता पे कंट्रोल करो, स्मोकिंग वगैरह मत करो। फार्माकोलॉजिकल में कुछ ऐसी दवाई जो हार्मोन को, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बनेगा। अगर यहीं पे सोच लो थायराइड रिलीजन स्लो हो जाने का मतलब है बॉडी में जो भी लिविंग रिएक्शन है वो सब कहीं ना कहीं धीरे का धीमा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 3A, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ने हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें एक हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड हार्मोन्स, जो TH मैं लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। एंड हाइपरथायराइडिज्म जहां पे TH ज्यादा बनने लगता है। दोस्त, कोई भी चीजें लिमिट में ही सही है ना। थायराइड हार्मोन भी उसी तरीके से लिमिट में सही है। अगर कम होगा तो भी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत। अगर कम होगा तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कह देंगे, एंड ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म कह देंगे। ठीक है, चलो। और ये आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3A, 3B एंड 3C। ठीक है, जिसमें 3A में आपको डायबिटीज पढ़ना है एंड थायराइड डिसऑर्डर पढ़ना है। तो हम लोग डायबिटीज पढ़ चुके हैं। थायराइड डिसऑर्डर में आज हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले, थायराइड डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है, कैसे हार्मोन बनाता है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है, इसको थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है। तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए। देखो भाई, थायराइड हार्मोन्स, ठीक है, क्या होता है थायराइड हार्मोन्स, कौन बनाता है, कैसे बनाता है? तो देखो, थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? तो ये गर्दन के पास सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कोई है जो कि हार्मोन बनाती है, तो वो आपका थायराइड ग्लैंड है। तो एक जनरल आप कह सकते हो क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि आपका थायराइड ग्लैंड होता है, जो कि एंडोक्राइन नेचर का है, यानी एंडोक्राइन मतलब है हार्मोन बनाता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं? तो टोटल 3 प्रकार के हार्मोन को थायराइड ग्लैंड बनाता है। पहला कौन सा है सर? तो पहला है T3, क्या है? T3। दूसरा कौन सा है? T4। और तीसरा कौन सा है? कैल्सीटोनिन। शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं अगेन यहां पर व्हाइट से लिखा हुआ है तो एक बार और लिख देता हूं, कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन। ये है आपका तीसरा हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार के हार्मोन बनाता है। ये है T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। ठीक है, हाँ। अब ये देखो, T3 हार्मोन को फुल फॉर्म क्या कहते हैं? T3 हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 आयोडीन होता है, इसलिए इसका पूरा नाम भी है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। जबकि T4 का फुल नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, इसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन। जबकि इसका एक और नाम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहलाता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन भी कहलाता है। तो आप लोग T3 का मतलब समझ गए? T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। मेरे साथ बोलो एक बार, T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। बल्कि T4 का मतलब क्या हुआ? टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जिसको हम लोग थायरोक्सिन भी कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, थायरोक्सिन में आपका T3 भी आ जाएगा, T4 भी आ जाएगा। नो, ओनली T4 को ही थायरोक्सिन कहेंगे, T3 को थायरोक्सिन नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो। अब T4, T3 एंड कैल्सीटोनिन, ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है। अब थोड़ा सा इस चीजों को समझते हैं, इनकी फिजियोलॉजी को, कि थायराइड ग्लैंड कैसे वर्क करता है, कैसे T3, T4 बनाता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसका कम होना या इसका ज़्यादा होना, कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड अगर कम बनाएगा तो T3, T4 कम हो जाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बनाने लग जाएगा तो T3, T4 ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले ये समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड T3, T4 कैल्सीटोनिन कैसे बनाता है, कब बनाता है। ठीक है, हाँ। तो आपके बॉडी में सबका बाप, कहते हैं ना, बाप का भाई का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वो कौन है भाई? हाइपोथैलेमस। आपने सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, क्योंकि लगभग सब ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसको भी कंट्रोल कोई करता है ना, पिट्यूटरी का भी बाप मास्टर ग्लैंड तो है ही, है ना,
इसका भी बाप यानी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड यानी हेड मास्टर किसको कहेंगे? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। याद रखना इसको हेड मास्टर, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हेड मास्टर ऑफ द ग्लैंड है ना, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है ना, बाप का भी बाप है ना, वही वाली बात है। हाइपोथैलेमस बाप का भी बाप होता है, हेडमास्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाइपोथैलेमस से लगभग सारे ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं एंड पिट्यूटरी भी हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में होता है। तो ध्यान रखना थायराइड ग्लैंड कैसे हार्मोन्स बनाता है, कब सेक्रेट करता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, ये है हाइपोथैलेमस, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिखा रहा है ना, जो आपके ब्रेन में होता है एक्चुअली, ठीक है। ब्रेन में पिट्यूटरी भी ब्रेन में ही हिस्सा होता है, जबकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ पर। तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TRH, शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। TRH का मतलब होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने आ जाते हैं, तो याद रखना TRH स्टैंड्स फॉर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे TRH का मतलब क्या होता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जबकि TSH का मतलब क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, TSH का मतलब, जो कि आगे देखेंगे। तो कैसे आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है उस प्रक्रिया में सुनो ध्यान से। मैं अभी तक जो भी बताया उसको भूल जाओ, माना कि आप कुछ नहीं समझे, शुरू से बता रहा हूँ। क्या बोला? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस देयर सीक्रेट देयर हार्मोन्स, यानी थायराइड ग्लैंड कैसे अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, कब करेगा कब नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा बताओ? TRH। TRH स्टैंड्स फॉर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले वाले हिस्से, जिसको हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, AP, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उत्साहेगा, है ना, उत्सुक करेगा, उसको जगाएगा। तब जाकर के इसका एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाएगा, क्या? TSH। क्या बनाएगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको यहां पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है TSH। अब ये TSH क्या करेगा? नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। अब ये थायराइड ग्लैंड पर आएगा एंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के मतलब है कि उसको कह सकते हो एक्टिवेट करेगा कि अब बाबू तुम सेक्रेट करो, क्या? T3 है ना, T4 और कैल्सिटोनिन। समझ रहे हो बात को? सबसे पहले मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रिलीज होगा? TSH। क्या रिलीज होगा? कौन करेगा? पिट्यूटरी। तो TSH रिलीज करेगा, देन जाकर के आपका थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाएगा। तो अब आप थोड़ा बहुत यहीं पे कॉमन सेंस लगा दो कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, हाइपो का मतलब होता है कम होना, कम होना मतलब थायराइड हार्मोन कम बना रहा है, थायराइड हार्मोन कम बना रहा है। तो इसका 3 कारण हो सकता है। क्या क्या बताओ? एक कारण कि थायराइड ग्लैंड हो सके खराब हो जाए, कितना भी TSH एक्टिवेट कर रहा है लेकिन थायराइड ग्लैंड थेथर हो जाएगी, नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, एक कारण ये हो सकता है, इस वजह से नहीं बनेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड तो बढ़िया है लेकिन TSH नहीं बन पा रहा है, TSH नहीं बन पा रहा है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, वो TSH नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि ये दोनों सही है, TSH थायराइड ग्लैंड सही है, लेकिन हाइपोथैलेमस TRH ही नहीं बना पा रहा है, यानी हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, वो TRH नहीं बना पा रहा है। तो 3 कारण हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, यानी कि थायराइड हार्मोन्स के कम बनने के। या तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ जाए, या तो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर इटसेल्फ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाए। सेम टू सेम अगर हाइपरथायराइडिज्म की मैं बात करूं, यानी थायराइड बढ़ने का, तो या तो TRH बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए, या तो TSH बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए, या तो आपके थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए, कहीं ना कहीं ये कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली आप एक, मैं माइंड में आपको डालना चाह रहा हूं कि हाउ थायराइड ग्लैंड सेक्रेटेड देयर हार्मोन्स, है ना, कैसे सेक्रेट करता है। बाकी पैथोफिजियोलॉजी तो आगे चीज़ें को समझेंगे ही, ये बेसिक सा एक एक्सप्लेनेशन था। देखो आपने जो सीखा बहुत अच्छी बात है, बस एक मैं ब्लैक स्क्रीन पे चीज़ों को लिख रहा हूँ, इसको आपने मेरे साथ नोट करना है, ठीक है, बताना है क्या बोल रहा हूँ, कैसे थायराइड हार्मोन काम करता है। तो सबसे पहले कौन होगा बताओ? बाप का भी बाप, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ग्रेट। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? सब लोग बताओ कमेंट में। तो ये करेगा TRH, वेरी गुड। क्या करेगा? TRH।
इट मीन्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म पीछे लिखा हुआ आप लोग समझ लेना। अच्छा, ये TRH जाकर के किसको स्टिमुलेट करेगा? ये TRH किसको जाकर के स्टिमुलेट करेगा, मेरे को बताओ। ये TRH किसको जाकर के स्टिमुलेट करेगा? तो याद रखना, ये जाके स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी इस तरीके से होता है ना ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो समझ लो ये पिट्यूटरी है, ठीक है। तो इसका आगे वाला हिस्सा जो होता है इसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ AP, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा बताओ? एंटीरियर पिट्यूटरी अब क्या करेगा? AP, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा अब? अगर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हुआ तो ये रिलीज करेगा, एक बच्चा बता रहा है TSH, वेरी गुड। अब ये TSH प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा? TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH क्या करेगा बताओ? तो अब ये TSH क्या करेगा कि इसका आपको जाएगा किसके ऊपर? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड का मैं एक फोटो बना देता हूँ, इस तरीके से बटरफ्लाई टाइप का होता है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड को क्या कर देगा? TG यानी थायराइड ग्लैंड मैं लिख दे रहा हूँ, इसको स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा। एंड देन ये स्टिमुलेट होने के बाद क्या रिलीज करेगा? 3 हॉर्मोन्स। कितने हॉर्मोन्स बनाएगा? 3 हॉर्मोन्स बनाएगा। क्या क्या बताओ? तो एक हो जाता है T3, T4 कैल्सीटोनिन, ठीक है। क्या क्या हो जाता है? T3 T4 कैल्सीटोनिन। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, इसी को कहते हैं। याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको सिर्फ थायरोक्सिन कहते हैं। और कैल्सीटोनिन, ये 3 हार्मोन बनेंगे, ठीक है। अगेन एक बात मैं बता रहा हूँ, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपर। तो आप लोग याद रख लेना, हाइपो का मतलब था हाइपो, ऐसे बोला हाइपो, पो मतलब हाइपो, ऐसे उदास होकर के, हाइपो यानी कम होना। जबकि हाइपर, हाइपर हाइपर कहते हैं ना, गुस्सा गया, हाइपर हो गया, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, तो ये ज़्यादा होना, ठीक है, ध्यान रखना। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, यानी T3 T4 कैल्सीटोनिन का लेवल कम हो जाएगा। जबकि, है ना, जबकि जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ क्या बोल रहा हूँ? हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। जस्ट मान लो आप, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएंगे? T3 कम हो जाएंगे, T4 कम हो जाएंगे, कैल्सीटोनिन कम हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ हाइपरथायराइडिज्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T3 का लेवल बढ़ जाएगा, T4 का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्सीटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको मैं आपके नोट्स में ऐड कर दूंगा, तो घबराओ नहीं, आपको नोट्स ऐप पर मिल जाएगा अपने PDF में। ओके, चलो अब बात करते हैं अगेन वन बाय वन पॉइंट्स पर आते हैं, सॉरी, अब पॉइंट्स पर आते हैं हाइपोथायराइडिज्म पर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किस पर? हाइपोथायराइडिज्म पर। क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म? अभी जस्ट बताया, हाइपो इट मीन्स कम होना, कह रहा। और याद रखना, यहां कह रहा है देखो, वेयर द थायराइड डज नॉट जनरेट, थायराइड जनरेट नहीं हो पा रहा, एंड सिक्रीट एडिक्वेट थायराइड हार्मोन्स इट हैपेंस, यानी कि एडिक्वेट जितना थायराइड हार्मोन्स बनना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा है, उतने जरूरत में। एंड एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया मैं, थायराइड हार्मोन का बेसिकली काम क्या होता है? तो आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, सबको कंट्रोल कौन करता है? थायराइड हार्मोन्स। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाए उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, वो करवाएगा कौन? थायराइड हार्मोन्स। जो फैट खाए उसको भी फैटी एसिड में कन्वर्ट करवाना, प्रोटीन खाए उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करवाना, ये सारे मेटाबॉलिज्म जो भी आपके बॉडी में लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेनली मेटाबॉलिज्म करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में मेनली क्या होगा कि सही मात्रा में थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन, यहाँ पे हार्मोन लिख दो, का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज। इससे क्या होगा? अगर थायराइड का लेवल कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि थायराइड हार्मोन मेनली मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो आपका बॉडी में अगर थायराइड ही कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, यानी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह है वो अच्छे से टूट नहीं पाएगा, है ना। कह रहा क्या? इट इज अ कंडीशन वेयर द मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, यहाँ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड थायराइड हार्मोन लेवल्स इन द ब्लड। मैंने क्या बोला? हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने का मतलब है बॉडी में जो भी लिविंग रिएक्शन है वो सब कहीं ना कहीं धीमा हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसीलिए वेट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से बॉडी का फैट वगैरह बर्न होता है, टूटता है ना, जो भी खाएं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। लेकिन
अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो बॉडी में जैसा खाएं वो जाके जमा होता जाएगा, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ने लग जाता है, पता है ना। हाँ, फिर क्या कह रहा है, द एंटायर बॉडी इज अफेक्टेड बाय दिस स्लोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहीं ना कहीं पूरा शरीर अफेक्टेड होता है मेटाबॉलिज्म के, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से, ठीक है। हेल्दी थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसा होता है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में कहीं ना कहीं थायराइड में प्रेशर पड़ता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखो कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण, इटियोलॉजी मतलब होता है कारण। कारण क्या क्या, तो एक होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो प्राइमरी कारण जो हो सकते हैं, मुख्य कारण क्या हो सकते हैं कि किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके बॉडी का इम्यून सेल, ठीक है, आप ही के बॉडी पर अटैक कर जाए, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। एक सिंपल सा समझो, इम्यून सेल मतलब होता है सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे WBCs हो गए, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, जो कि कहीं ना कहीं बॉडी में अगर कोई पैथोजेन या फॉरेन बॉडीज आएगा उसको मारने का काम करता है, कोई भी वायरल अटैक होगा उसको मारने का काम करता है। लेकिन अगर सोचो वही आप ही के बॉडी के ऊपर अटैक करने लग जाए, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, उसमें क्या आता है, आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर देता है आप ही का इम्यून सेल। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, एक देश का सैनिक उस देश की सुरक्षा करता है, लेकिन अगर वही सैनिक देश के ऊपर ही आक्रमण कर दे तो ये यही होता है ना, कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो वैसे हमारे शरीर का जो सैनिक है WBCs वगैरह, वो हमारे सेल के ऊपर ही अटैक कर देंगे। तो अगर मान लो एक कंडीशन है हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअली आपका इम्यून सेल गलती से हो जाता है, गलत सिग्नल वगैरह की वजह से, मिस्टेक से हो जाता है, कई बार होता है, तो आप ही के थायराइड ग्लैंड का ऊपर अटैक कर देगा। उसी को हम लोग हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस कहते हैं। इस कारण से अगर थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक हो गया तो वो सही से नहीं बना पाएगा हार्मोन्स, जिससे थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किस बीमारी में थायराइड बनना कम हो जाता है। तो हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस इसलिए नाम रखा है, हाशीमोटो नाम के वैज्ञानिक ने इसका खोजा था, इसीलिए हाशीमोटोज। फिर है रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज। अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं थायराइड के ऊपर असर पड़ता है। थायरोइडेक्टमी मतलब है थायराइड काट के एक सर्जरी होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड काट के निकाल दिए किसी कारण बस, तो उस कंडीशन में भी थायराइड कम बनने लग जाएंगे। किसी को मान लो थायराइड में ट्यूमर है तो उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, निकाल देंगे। तो वही बोल रहा है कि थायराइडेक्टमी कर देने पर, या तो एंटी थायराइड मेडिकेशन ओवर यूज। एक होता है एंटी थायराइड मेडिकेशन, यानी कुछ ऐसी दवाएं जो थायराइड को कम एक्टिव मतलब रोकने का काम करती हैं, वो दवा अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो उस कंडीशन में भी थायराइड का लेवल कम कर देगा। डाइट्री आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आयोडीन का मात्रा कम लेंगे आप डाइट में तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन आपका सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलो फिर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, लो लेवल ऑफ TSH सिक्रीशन। अगर TSH ही कम बनने लग जाए, सोचो अगर TSH कम बनने लग जाए, है ना, लो लेवल ऑफ TSH सिक्रीशन, अगर जो TSH कम बनने लग जाए तो सोचो क्या होगा। अगर TSH कम बनने लग जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका थायराइड ग्लैंड, है ना, आपका ड्यू टू प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड डिसफंक्शन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शन के कारण होता है, ठीक है, वो कारण हो सकता है। सेलुलर एंजाइम वर डिस्प्रेस्ड, है ना, इस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म होता है। एक्चुअली यहाँ लो लेवल नहीं हाई लेवल होगा, हाई लेवल, है ना, हाई लेवल ऑफ TSH। या तो एक तरीके से हो सकता है ना, नहीं एक सेकेंड होगा, यहाँ लो लेवल होगा, ठीक है, लो लेवल यानी TSH कम बनने लग जाए। मैंने बताया था ना TSH कम बनने लग जाए, ये एक कारण ये भी हो सकता है TRH कम बनने लग जाए, तो वो आपका कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा। जैसे एक पैथोफिजियोलॉजी देखो, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कैसे होते हैं। तो प्राइमरी कॉज ये इधर लिखा हुआ है, सेकेंडरी कॉजेज ये लिखा हुआ है। मैंने बताया था 3 केस हो सकता है, वो 3 केस एक्सप्लेन किए हुए हैं, ध्यान से सुनना। पहला लिखा है प्राइमरी थायराइड मालफंक्शन। मालफंक्शन मतलब है थायराइड ही सही से काम नहीं करने लग पर। पहला कारण है थायराइड ही सही से, हाइपोथायराइडिज्म मतलब है थायराइड का मात्रा कम होना। थायराइड का मात्रा कम होने का 3 कारण हो सकता है ना। पहला कारण थायराइड इटसेल्फ खुद उसका माल फंक्शनिंग हो जाए, थायराइड सही से काम नहीं कर पाए, वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है पिट्यूटरी माल फंक्शन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड सही से काम नहीं करे, वो कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है हाइपोथैलेमिक माल फंक्शन, हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं करे। मैंने देखो यहाँ पे बताया था, पहला कारण थायराइड सही से काम नहीं करे, दूसरा पिट्यूटरी सही से काम नहीं करे, तीसरा हाइपोथैलेमस सही से नहीं काम करे। वही चीज़ें लिखी हुई हैं, अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, प्राइमरी थायराइड माल फंक्शन मतलब है लैक ऑफ TSH, है ना। अगर TSH सही से
नहीं मिला, अगर टीएसएच कम हुआ, यानी कि पिट्यूटरी के द्वारा टीएसएच कम मिला, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक ऑन द पिट्यूटरी टीएसएच सिक्रीशन, हाइपोथैलेमिक टीआरएच सिक्रीशन, यानी कि जो आपका निगेटिव फीडबैक हो जाता है, टीएसएच अगर कम बना तो निगेटिव फीडबैक पड़ जाता है, जिससे कि टीएसएच कम बनता है, ठीक है ना, टीएसएच भी कम बनेगा एंड ओवरऑल कहने का मतलब है हाइपोथैलेमस से भी टीआरएच भी कम बनेगा, है ना, हाइपोथैलेमस से टीआरएच का भी लेवल कम हो जाएगा। लो लेवल ऑफ टीएच थायराइड हार्मोन्स एंड हाई लेवल ऑफ टीएसएच, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि थायराइड हार्मोन तो कम आ रहा है, थायराइड हार्मोन तो कम आ रहा है एंड टीएसएच कहीं ना कहीं ज़्यादा बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो होगा क्या, समझो बात को, थायराइड ग्लैंड में ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड पहली बात है माल फंक्शनिंग है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो सही मात्रा थायराइड हार्मोन तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। पहली बात, पिट्यूटरी एकदम फिट एंड फाइन है, टीएसएच बनाएगा, लेकिन फिर भी थायराइड ग्लैंड नहीं काम कर पा रहा है, तो फिर पिट्यूटरी के ऊपर असर पड़ेगा, अरे यार और थोड़ा बनाओ टीएसएच, तो इसी प्रेशर में ये ज़्यादा से ज़्यादा टीएसएच बनाने की कोशिश करेगा। तो याद रखना कि थायराइड हार्मोन कम होना ये तो हाइपोथायराइडिज्म का फीचर है ही, लेकिन अगर टीएसएच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो भी कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म का फीचर होता है। टीएसएच बढ़ने के कारण सर कैसे हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म? अरे दोस्त ये टीएसएच है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है माल फंक्शनिंग की वजह से, जबरदस्ती टीएसएच क्या करेगा, जबरदस्ती टीएसएच क्या करेगा, कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा टीएसएच बनाए। क्यों बनाएगा? टीएसएच एडिक्वेट मात्रा में रहेगा तब तो ठीक है, क्यों बना रहा है टीएसएच ज्यादा? क्योंकि थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए टीएसएच भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी हाइपोथायराइडिज्म का ही केस होता है, ठीक है। हाँ, तो वो वही बोला कि कहते हैं आपका टीएसएच कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा तो वो भी हाइपोथायराइडिज्म कॉज करेगा, है ना, मजबूरन ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए टीएसएच के जांच से हाइपोथायराइडिज्म का पता चल जाता है अगर ज्यादा है तब। अब क्या होता है सेकेंडरी कॉज, पिट्यूटरी माल फंक्शन, पिट्यूटरी सही से काम नहीं कर पाए, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पिट्यूटरी सही से काम नहीं कर पाएगा तो लैक ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमिक रिलीज ऑफ टीआरएच टीएसएच एंड थायराइड टीएच, कहने का मतलब यहाँ पे वही चीजें हैं, निगेटिव फीडबैक आ जाएंगी, पिट्यूटरी सही से काम नहीं करेगा तो टीआरएच कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, है ना। देखो यहाँ पर लो लेवल ऑफ टीएसएच बनेगा क्योंकि पिट्यूटरी सही से काम नहीं कर रहा है, तो टीएसएच कम हो जाएगा एंड टीएच भी कम होगा, बट हाई लेवल ऑफ टीआरएच हो जाएगा, टीआरएच ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, पिट्यूटरी का माल फंक्शनिंग हो रहा है, तो पिट्यूटरी सही से टीएसएच नहीं बना पा रहा है, तो टीएसएच तो मात्रा कम होगा, इस कंडीशन में कम होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाइपोथैलेमस को लगेगा कि भाई हम टीआरएच नहीं बना पा रहे, इसलिए तो वो क्या करेगा, टीआरएच ज्यादा से ज्यादा बनाने का कोशिश करेगा, भाई ज्यादा से ज्यादा टीआरएच बनाओ ताकि किसी तरह से पिट्यूटरी एक्टिवेट हो, लेकिन पिट्यूटरी माल फंक्शन है, पिट्यूटरी काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में टीआरएच ज्यादा हो जाएगा। तो हाइपोथायराइडिज्म में अगर सेकेंडरी कारण मान लो, तो अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगा, पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगा तो जाहिर सी बात है टीएसएच कम से कम बनेगा, देखो लो लेवल ऑफ टीएसएच क्योंकि वही बनाता है, टीएच भी कम हो जाएगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, लेकिन पिट्यूटरी चूंकि काम नहीं कर पा रहा है तो उस वजह से प्रेशर में आके हाइपोथैलेमस ज्यादा से ज्यादा टीआरएच बनाएगा। वैसे यहां पर अगर थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पा रहा है, थायराइड ग्लैंड माल फंक्शनिंग हुआ है, तो थायराइड हार्मोन तो कम होगा लेकिन टीएसएच बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी जबरदस्ती कोशिश करेगा थायराइड को एक्टिवेट करने का टीएसएच के माध्यम से, ठीक है। हाँ, अगर तीसरा हाइपोथैलेमिक माल फंक्शन, हाइपोथैलेमिक माल फंक्शन यानी हाइपोथैलेमस ही अब सही से काम नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं अगर हाइपोथैलेमस ही सही से काम नहीं कर पाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज टीआरएच, डिक्रीज टीआरएच, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बनेगा। अगर यहीं पे सोच लो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है भैया टीएसएच भी कम हो जाएगा, थायराइड हार्मोन भी कम हो जाएंगे, तो वही चीजें लिख रहा है कि यहाँ पे लो लेवल्स ऑफ टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीएसएच, टीएच सब कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अच्छा, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स सॉरी मेरे को थोड़ा हल्का खांसी है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सिम्टम, ठीक है, सिम्टम मतलब लक्षण, क्या क्या लक्षण हैं हाइपोथायराइडिज्म के, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के सबसे पहली बात है वेट गेन, याद रखना हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होने लग जाता है, क्या होने लग जाता है, वेट गेन, क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना मतलब बॉडी में जो भी आपके फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो उसके अब मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं जा पाएगा, जिससे कि वो कहीं ना कहीं बॉडी में वेट गेन का कारण बनेगा, ठीक है। हाँ,
फिर उसके साथ ही साथ आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई प्रॉपर टूट ही नहीं रही चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट टूट ही नहीं रही, फैट टूट ही नहीं रही, तो टायर्डनेस भी कॉज करेगा। एंड फिर आपको एक फीचर देखने को होता है कॉन्स्टिपेशन, है ना, कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली होगा यहाँ, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है, डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, मानसिक तनाव, इवन फीमेल्स में पीरियड्स वगैरह भी, देखो हैवी एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा, ब्लीडिंग वगैरह भी ज़्यादा हो सकता है, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स, हाथ वगैरह में चुभन जैसी चीज़ें आएंगी, फीलिंग ऑफ पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में बदन दर्द करेगा, बेचैनी रहती है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, तो भैया कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएंगी, चेंजेज इन फेशियल फीचर्स, लोअर वॉइस, है ना, एक्सेसिव फॉरगेटफुलनेस, चीज़ें भूलने लग जाएंगे, कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, फटीगनेस हो जाती है, जॉइंट पेन, हेयर लॉस वगैरह, वेट गेन, एंजाइटी, फटीगनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं हाइपोथायराइडिज्म में। जरूरी नहीं एक पेशेंट में सब मिले, इसमें से कुछ कुछ फीचर्स मिलता है, खास करके वेट गेन सबसे कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म में, वेट गेन हो ही जाता है, ठीक है। इसके लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है बिना दवाई के, तो भाई एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी बाय स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, यानी आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्क करिए, उससे कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, एंड उससे क्या हो जाएगी, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय स्ट्रेस, सो मेडिटेट एंड डू योगा टू लोअर द स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो उस कंडीशन में भी थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड होता है, वो थायराइड सही से काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसमें कहा रहा है स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा चिंता तनाव नहीं रखना है, मेडिटेट करना मतलब है कि मेडिटेशन करना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करिए, योगा वगैरह करिए, भगवान में चिंतन करिए भगवान का, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता है कि कोई नहीं है तो मेरे साथ एक ऊपर वाला है, उससे कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा पॉजिटिव फील करता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, तो वही चीज़ें उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा फिजिकल वर्क करना, स्ट्रेस मैनेज करना। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, है ना, खास करके थायराइड के लिए, क्योंकि देखो ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 में भी आयोडीन है, T4 में भी आयोडीन है, पूछा भी जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन, उसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन जरूरी है, तो वो थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड फॉर द थायराइड फंक्शनिंग, थायराइड के सही से काम करने के लिए, सो टेक इट इनफ इन योर डाइट अलॉन्ग विथ जिंक आयरन, यानी कि आप आयोडीन इनफ मात्रा में लीजिए, बट रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज मत कीजिए, जिंक आयरन कॉपर अदर एलिमेंट्स का भी प्रयोग करना है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसके लिए सबसे अच्छा है लीवोथायरोक्सिन नाम की एक दवा आती है, लीवोथायरोक्सिन का एक टैबलेट आता है, मैं दिखा देता हूँ, लीवोथायरोक्सिन सोडियम इस तरीके से आता है, लीवोथायरोक्सिन, है ना, है ना, लीवोथायरोक्सिन, हाँ, लीवोथायरोक्सिन टैबलेट, ये लीवोथायरोक्सिन का टैबलेट वगैरह आता है अलग अलग mg में, किसी को 25 mg, 50 mg, 150 mg, इस तरीके से आते हैं, जिसका जितना ज़्यादा दिक्कत है उसके हिसाब से पड़ता है, यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो लीवोथायरोक्सिन के टैबलेट्स हैं, मैं इसको आपके नेक्स्ट पेज में ऐड कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट, यस, ये है देखो लीवोथायरोक्सिन नाम की दवा, एक्चुअली यही है थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट, ये इसी को लीवोथायरोक्सिन भी कहते हैं या थायरोनॉर्म, अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। इसमें एक्चुअली आपका थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन सोडियम होता है, ठीक है। तो ये देखो एक आपका लीवोथायरोक्सिन ड्रग है, लीवोथायरोक्सिन बोल दो या तो आप बोल दो थायरोनॉर्म बोल दो, अलग अलग ब्रांड नेम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रहता उसमें थायरोक्सिन सोडियम ही है, ठीक है, जो कि क्योंकि देखो एक्चुअली ये थायराइड हार्मोन नहीं प्रॉपर है, ठीक है, थायरोक्सिन क्या है, T4, थायरोक्सिन मैंने बताया था ना, थायरोक्सिन किसको कहता है, T4 है, तो ये T4 ही होता है, उसको खाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं बॉडी में धीरे धीरे हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो लीवोथायरोक्सिन क्या रहा, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म, पूछा जाएगा हाइपोथायराइडिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लीवोथायरोक्सिन है, थायरोक्सिन होता है। पेशेंट्स आर रिकमेंडेड टू टेक लीवोथायरोक्सिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट टू अवॉइड फूड एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, यानी कि खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले आपको डेली 1 मंथ तक, है ना, 1 महीने तक तकरीबन लगातार यूज करने के लिए बोला जाता है। देखो पेशेंट्स आर रिकमेंडेड टू टेक लीवोथायरोक्सिन या लीव नहीं, लीवोथायरोक्सिन ऑन एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट लेना होता है 30 मिनट पहले, है ना, ब्रेकफास्ट से, ताकि खाने के एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
एंड सीरम टीएसएच को आप मॉनिटर करते रहेंगे, यानी कि जो टीएसएच का लेवल है मॉनिटर करते रहेंगे, शुड बी मॉनिटर्ड अपॉन स्टार्टिंग लेवोथायरॉक्सिन मेडिकेशन, यानी स्टार्टिंग में कितना है एंड फिर उसकी मॉनिटरिंग 15 दिन में 20 दिन में करते रहिए और उस हिसाब से दवा का डोज आप घटाते जाएंगे जैसे जैसा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, ठीक है। हाँ, इंश्योर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, स्टार्टिंग डोज मैक्सिमम लेवल 1.6 ग्राम पर केजी पर डे, है ना, यानी बॉडी के वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 1.6 ग्राम ही होना चाहिए, ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो लिवोथायरॉक्सिन ये तो प्राइमरी मैनेजमेंट है, इसको थायरोनॉर्म के नाम से भी मार्केट में आता है, लिवोथायरॉक्सिन के नाम से भी आता है। ये देखो लिवोथायरॉक्सिन, आप लोग सोचोगे ये सर अलग दवाई है, अरे भैया लिवोथायरॉक्सिन सोडियम, लिवोथायरॉक्सिन के नाम से ये देखो, इसमें भी वही चीज़ है, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकता है लेकिन एक्चुअली उसका कंपोजिशन क्या होगा, वही चीज़ें ना होगा। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, ये देखो लिवोथायरॉक्सिन, ये है लिवोथायरॉक्सिन, देखिए है ना लिवोथायरॉक्सिन, इसमें भी वही है थायरॉक्सिन सोडियम, है ना, यहाँ पे भी इसका भी देखो यहाँ पे आपका थायरॉक्सिन ही है, ठीक है, थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट्स हैं, ठीक है। और फिर अब देखो अगर इससे रिस्पांस नहीं मिला तब जाकर के दिया जाता है लिवोथायरॉक्सिन प्लस ट्राई आयोडोथायरोनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी लिवोथायरॉक्सिन यानी थायरॉक्सिन है, T4 है, अब उसके साथ ही साथ T3 का भी दिया जाता है ना, ट्रायोडिन थेरेपी। इफ द पेशेंट आर नॉट फीलिंग वेल ओनली गिव इवन थायरॉक्सिन, सिर्फ थायरॉक्सिन देने से नहीं अच्छा फील कर रहा है, नहीं रिस्पांस मिल रहा है, तब जाकर के T3 प्लस T4 भी दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो मेडिसिन होती है उसमें रेशियो रखा जाता है मतलब T4 और T3 का 4:1, यानी कि 4 मतलब अगर रहेगा T4 तो उसमें 1 मात्रा रहेगा T3 का, ठीक है। तो वही बोल रहा है। और ये कैसे निकाला जाता है, तो डाइसेक्टेड पिग थायराइड एक्सट्रैक्ट, जो पिग होता है सुअर का थायराइड होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इट हैज़ 4:1 रेशियो ऑफ थायरॉक्सिन टू ट्राइआयोडोथेरोनिन, यानी ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो थायरॉक्सिन और ट्राइआयोडोथेरोनिन का रेशियो 4:1 रखा जाता है एंड ट्राइआयोडोथेरोनिन थेरेपी इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इसको भी तुरंत से हम लोग पढ़ लेंगे एंड फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो हाइपरथायराइडिज्म अब आप लोग आराम से पढ़ लोगे रिलेट करके। हाइपरथायराइडिज्म मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थायराइड बढ़ेगा या घटेगा, तो थायराइड हार्मोन्स बढ़ने लग जाएगा, कह रहा था थायराइड हार्मोन क्रिएट एंड रिलीज मोर हार्मोन्स, ज़्यादा बनाने लग जाएगा देन बॉडी नीड्स, बॉडी नीड के मामले में ज़्यादा, विच रिजल्ट्स इन दिस डिजीज, जिससे कि ये बीमारी होगी, जिससे कि ये बीमारी होगी, यानी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन मोर देन नॉर्मली ज़्यादा बनाने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इटियोलॉजी, तो इसमें भी जैसे उसमें था हाशीमोटोज डिजीज, हाशीमोटोज डिजीज में क्या होता था हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पे भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, जो कि इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लग जाता है आपके थायराइड ग्लैंड को, अटैक कर देता है, उससे कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड गलती से ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाता है, ध्यान रखना, है ना। हाशीमोटोज पूछा भी जाता है, हाशीमोटोज किससे रिलेटेड है, हाइपोथायराइडिज्म, है ना, हाइपोथायराइडिज्म, है ना। ऐसे सोच लो हंस हंस के क्या होगा, हंस हंस के हाशीमोटोज में मतलब हंस हंस के हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। जबकि ग्रेव्स डिजीज भी एक इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करने लगता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे कि थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब फेज में ज्यादा बनाने लग जाता है, विच लीड्स टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये भी एक कारण है। थायराइड में नोड्यूल्स बनने के कारण, थायराइड में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द थायराइड ग्लैंड, जिससे कि कहीं ना कहीं ज्यादा हार्मोन्स बनने लग जाता है। थायरोडाइटिस, अगर थायराइड में इन्फ्लामेशन हो गया, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जैसे देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, थायराइड में इन्फ्लामेशन हो गया तो थायराइड ज्यादा बनने लग जाता है। माइट हैपन विद इन द योर बर्थ, हो सके ईयर ऑफ बर्थ वगैरह में हो सकते हैं। एक्सेसिव आयोडीन कंज्यूमेंट, अगर आप ज़्यादा आयोडीन ले लोगे तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, लिमिटेड ही लेना है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे होगा, देखो टॉक्सिकोसिस ऑकर वेयर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जहां पे भी किसी कारण से भी अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो विच कैन बी कॉज्ड बाय, या तो ग्रेव्स डिजीज की वजह से हो सकता है या तो थायरोडाइटिस की वजह से हो सकता है, एंड अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वो फिर बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज को लाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इंक्रीज एपेटाइट, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कारण क्यों भूख लगेगी कोई सोचो, तो थायराइड का काम ही क्या है, मेनली मेटाबॉलिज्म करना, यानी सारी चीज़ों को ब्रेक करना, है ना, बॉडी में। अब सोच लो अगर ये ज़्यादा हो गया T3 T4 तो ज़्यादा ब्रेक करने लगेगा ना दोस्त, है ना, हाँ, जिससे कि बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एंड बॉडी में उसमें वेट गेन हो रहा था, क्यों वेट गेन हो रहा था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जा रहा था, यहाँ सब कुछ टूटने लग गया, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा।
विजन चेंजेस हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल चेंजेस यहाँ पे भी देखने को मिलता है, मसल वीकनेस थोड़ा बहुत हो जाएगा, पाल्पिटेशन है ना, थोड़ा पाल्पिटेशन वगैरह हो जाएगा, थोड़ा डायरिया का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वार्म स्किन, थोड़ा सा नेक स्वेलिंग, गर्दन वगैरह सूज जाएंगे, एंड आई बल्जिंग, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, देखो आई बल्जिंग लिखा ना, बल्जिंग आईज, आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है, थायराइड थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, लीवर वगैरह का थोड़ा साइज बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं किसका, हाइपर सिक्रेशन ऑफ, क्या कहते हैं उसको, थायराइड हार्मोन्स की वजह से। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, डाइटरी प्रिकॉशंस सच एज टेकिंग लेस आयोडीन, यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है तो कम से कम आयोडीन लीजिए इन डाइट टू मेंटेन कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉपरली टू कंट्रोल वेट एंड क्विट स्मोकिंग, प्रॉपरली एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग वगैरह मत कीजिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर वहाँ पर दे रहे थे एक्चुअली हार्मोन, यहाँ हार्मोन इनिबिटिंग मेडिकेशन देंगे, ऐसे मेडिकेशन जो हार्मोन को इनिबिट करे, रोके, सच है जैसे मेथिमाजोल यूज होता है, एंड प्रोपाइल थायोरेसिल, ये सब यूज करते हैं जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है ना, मेथिमाजोल खास करके। तो ये आपका मेथिमा हार्मोन इम्यूनिटी इनिबिटिंग मेडिकेशंस होते हैं, हार्मोन्स को कहीं ना कहीं दबाता है। दे विल हेल्प इन द इनिबिटिंग थायराइड हार्मोन्स को इनिबिट करने में हेल्पफुल होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टू इनिबिट कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह दिया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्योंकि रेडियो एक्टिव आयोडीन की वजह से थायराइड का मात्रा कम होता था, तो यहाँ रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करेंगे क्योंकि बढ़ गया है ना, इस वजह से। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड टिश्यू, रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करेगा, थायराइड टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करेगा, लिमिटिंग द थायराइड हार्मोन रिलीज, जिससे कि कम से कम थायराइड हार्मोन बनेगा, ठीक है। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। अब चलो कुछ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म वर्ल्ड वाइड, मोस्ट कॉमन कॉज इसमें से कौन सा है हाइपोथायराइडिज्म का। तो हाइपोथायराइडिज्म किससे रिलेटेड है, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हाशिमोटोज, आयरन डेफिशिएंसी या तो आयोडीन डेफिशिएंसी, थायराइड कैंसर या पिट्यूटरी एडिनोमा। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म होने का ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, ध्यान रखना, यानी कि हाशिमोटोज डिजीज उसके वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का प्राइमरी ट्रीटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट बताइए, प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, कौन सा होगा, फर्स्ट चॉइस के लिए कौन सा होगा, लिवोथायरोक्सिन, एंटी थायराइड ड्रग्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन या थायराइडेक्टमी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की मात्रा कम करने के लिए क्या हो जाएगा, लिवोथायरोक्सिन हो जाएगा, सिंथेटिक T4, है ना, होता है एक्चुअली ये अपने आप में, क्योंकि थायराइड का मात्रा कम हुआ है तो लिवोथायरोक्सिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो जाएगा, तो थायराइड हार्मोन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज हो जाएगा आपका ग्रेव्स डिजीज, जबकि हाइपोथायराइडिज्म का हाशिमोटोज, इसका ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। चलो इतना ही क्वेश्चन, आगे थायराइड डिसऑर्डर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है मेरे ख्याल से ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या पढ़ाया आज भाई, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाता है, 5 मिनट में क्लास को रिकैप कर दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाता है, T3 T4 कैल्सिटोनिन, है ना, हाँ। अब थायराइड हार्मोन्स अगर कम मात्रा में बन रहा है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म होने के 3 कारण हो सकते हैं, या तो थायराइड खुद काम न कर पाए, माल फंक्शनिंग हो जाए, या तो पिट्यूटरी का माल फंक्शनिंग हो जाए, या तो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो जाए, यस। एंड इसके सिम्टम्स खास करके वेट गेन होना, डिप्रेशन होना एंड टायर्डनेस होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए लिवोथायरोक्सिन यूज होता है, ठीक है। अगर लिवोथायरोक्सिन से रिपीट, और खास करके याद रखना लिवोथायरोक्सिन की टैबलेट जब भी चलती है, या थायरोनॉर्म या लिवोथायरोक्सिन के नाम से आता है, भूखे पेट, खाना खाने से भूखे पेट पहले लगातार डेली यूज़ करना होता है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड का मात्रा ज़्यादा होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बॉडी में ज़्यादा होने लग जाएंगे, कारण ग्रेव्स डिजीज या थायराइड नोड्यूल्स या थायरोडाइटिस वगैरह होते हैं। एंड इसमें वेट लॉस होता है, ध्यान रखना, है ना। एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कम से कम आयोडीन खाओ, वेट पे कंट्रोल करो, स्मोकिंग वगैरह मत करो। फार्माकोलॉजिकल में कुछ ऐसी दवाएं जो हार्मोन को इनहिबिट करे, जैसे मेथिमाजोल, मेथिमाजोल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मेथिमाजोल का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना। प्रोपाइल थायोरेसिल वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज़ होता है, कैसे, क्योंकि ये थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करता है, जैसे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थायराइड हार्मोन कम से कम रिलीज होंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा, कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। क्लास
अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा रहा, सब कुछ मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी। एंड सभी लोग मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टा आईडी के माध्यम से जुड़े रहिए ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।